हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेक्स कॉमर्स। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 11, जिसमें हम आर्टिकल्स 245 से लेकर आर्टिकल्स 263 तक डिटेल में समझेंगे। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह बताता है कि भारत जैसे फेडरल कंट्री में सेंटर और स्टेट्स के बीच पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। अगर आप यूपीएससी, सीएस एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी या किसी भी लो एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं पार्ट 11 का ओवरऑल कंसेप्ट। पार्ट 11 मेनली डील करता है रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स से। इसके दो मेजर पार्ट्स हैं। पहला लेजिस्लेटिव रिलेशंस, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। लेजिस्लेटिव रिलेशन का मतलब है कि कौन लॉज बनाएगा, किस सब्जेक्ट पर लॉज बनाएगा। और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस का मतलब है कि लॉज को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा और सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कैसे होगा। आर्टिकल 245। अब आते हैं आर्टिकल 245 पर। यह आर्टिकल बताता है कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के लॉज का स्कोप क्या होगा। पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो पूरे इंडिया के लिए लॉ बना सकती है या फिर किसी पर्टिकुलर पार्ट के लिए भी बना सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि पार्लियामेंट के लॉज का एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इफेक्ट भी हो सकता है। मतलब अगर कोई इंडियन सिटीजन अब्रॉड भी है तो उस पर भी कुछ लॉस अप्लाई हो सकते हैं। दूसरी तरफ स्टेट लेजिस्लेचर सिर्फ अपने स्टेट के अंदर ही लॉ बना सकती है। स्टेट के लॉज का बाहर कोई इफेक्ट नहीं होता। आर्टिकल 246। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल 246 पर। यह आर्टिकल बताता है कि कौन किस सब्जेक्ट पर लॉ बनाएगा। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट दी गई है जो 7th शेड्यूल में मेंशन्ड है। यूनियन लिस्ट, जिसमें सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग एक्सेट्रा। स्टेट लिस्ट, जिसमें सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकती है, जैसे पुलिस, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। और कंकरेंट लिस्ट, जिसमें दोनों ही लॉ बना सकते हैं, जैसे एजुकेशन, मैरिज, फॉरेस्ट एक्सेट्रा। अगर किसी सिचुएशन में कन्फ्लिक्ट हो जाता है तो सेंट्रल लॉ प्रिवेल करता है। आर्टिकल 247। अब आते हैं आर्टिकल 247 पर, जो अक्सर स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट को पावर है कि वो एडिशनल कोर्ट्स एस्टेब्लिश कर सकती है, लेकिन ये कोर्ट्स सिर्फ तब बनाए जाते हैं जब ज़रूरत हो बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। जैसे अगर किसी स्पेसिफिक लॉ को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने के लिए स्पेशल कोर्ट्स की ज़रूरत हो तो पार्लियामेंट उन्हें एस्टेब्लिश कर सकती है। इसका ऑब्जेक्टिव है जुडिशियल एफिशिएंसी और स्पीडी जस्टिस को इंश्योर करना। आर्टिकल 248 बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करता है, रेसिड्यूरी पावर्स। अगर कोई सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट में नहीं है तो उस पर लॉ बनाने का पावर पार्लियामेंट के पास होता है। एग्जाम्पल के लिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब साइबर लॉज या डिजिटल करेंसी का कंसेप्ट नहीं था। आज अगर इन पर लॉ बनाना हो तो पार्लियामेंट बना सकती है, इसलिए रेसिड्यूरी पावर सेंटर के पास दी गई है। आर्टिकल 249। आर्टिकल 249 एक स्पेशल सिचुएशन को कवर करता है। अगर राज्यसभा 2/3 मेजॉरिटी से यह डिक्लेयर करे कि नेशनल इंटरेस्ट में ज़रूरी है तो पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर भी लॉ बना सकती है। ये पावर परमानेंट नहीं होती, टेम्पोररी होती है। इसका पर्पस है नेशनल इम्पोर्टेंस के इश्यूज को इफेक्टिवली हैंडल करना। आर्टिकल 250। आर्टिकल 250 कहता है कि जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो पार्लियामेंट को स्टेट लिस्ट पर लॉ बनाने की पावर मिल जाता है। यह भी टेम्पोररी होता है और इमरजेंसी के ख़त्म होने के बाद इफेक्ट ग्रेजुअली ख़त्म हो जाता है। आर्टिकल 251। अगर स्टेट लॉ और सेंट्रल लॉ में कन्फ्लिक्ट हो जाता है तो सेंट्रल लॉ प्रिवेल करेगा। यह एक जनरल प्रिंसिपल है जो सेंटर को स्ट्रोंगर पोजीशन देता है। आर्टिकल 252। आर्टिकल 252 कहता है कि अगर दो या ज़्यादा स्टेट्स रिक्वेस्ट करें तो पार्लियामेंट उनके लिए लॉ बना सकती है। बाद में दूसरे स्टेट्स भी उस लॉ को अडॉप्ट कर सकते हैं। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एग्जाम्पल है। आर्टिकल 253। आर्टिकल 253 कहता है कि अगर इंडिया
ने कोई इंटरनेशनल ट्रीटी साइन की है तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पार्लियामेंट किसी भी सब्जेक्ट पर लॉ बना सकती है, चाहे वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट ही क्यों ना हो। आर्टिकल 254 कंकरेंट लिस्ट में अगर स्टेट और सेंटर दोनों ने लॉ बनाया है और कन्फ्लिक्ट हो जाता है तो नॉर्मली सेंट्रल लॉ प्रिवेल करेगा, लेकिन अगर स्टेट लॉ को प्रेसिडेंट का एसेंट मिल जाता है तो वो अपने स्टेट में वैलिड रह सकता है। आर्टिकल 255 आर्टिकल 255 एक टेक्निकल प्रोविज़न है। ये कहता है कि अगर किसी लॉ के लिए रिकमेंडेशन या एसेंट प्रॉपरली नहीं लिया गया तो सिर्फ इसी वजह से लॉ इनवैलिड नहीं हो जाएगा, मतलब प्रोसीड्यूरल इरेगुलरिटी से लॉ ऑटोमेटिकली वॉइड नहीं होता। अब हम आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस पर, जो आर्टिकल्स 256 से आर्टिकल्स 263 तक कवर करते हैं। आर्टिकल 256 स्टेट्स की ड्यूटी होती है कि वो पार्लियामेंट के बनाए हुए लॉज को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करे, मतलब सेंट्रल लॉ बनाता है और स्टेट उसको ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करता है। आर्टिकल 257 सेंटर के पास पावर होती है कि वो स्टेट्स को डायरेक्शन दे सके। ये इंश्योर करता है कि नेशनल पॉलिसीज स्मूथली इम्प्लीमेंट हो सके। आर्टिकल 258 एंड आर्टिकल 258 ए आर्टिकल 258 कहता है कि सेंटर अपने पावर्स स्टेट्स को दे सकता है और आर्टिकल 258 ए कहता है कि स्टेट्स भी अपने पावर सेंटर को दे सकता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी सिस्टम को स्मूथ बनाती है। आर्टिकल 260 जुरिस्डिक्शन आउटसाइड इंडिया इंडिया किसी फॉरेन टेरिटरी के साथ एग्रीमेंट करके वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव या लीगल फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। ये इंटरनेशनल रिलेशंस को मजबूत करता है। आर्टिकल 261 इंडिया के किसी भी स्टेट के पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को पूरे देश में वैलिड माना जाएगा। इससे लीगल यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होती है। आर्टिकल 262 वाटर डिस्प्यूट्स इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए पार्लियामेंट स्पेशल लॉ बना सकती है और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को भी रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। ये डिस्प्यूट्स जैसे रिवर वाटर शेयरिंग के लिए इम्पोर्टेंट हैं। आर्टिकल 263 कहता है कि प्रेसिडेंट इंटर स्टेट काउंसिल एस्टेब्लिश कर सकता है। इसका काम होता है स्टेट्स के बीच कोऑर्डिनेशन, डिस्प्यूट्स का रिजोल्यूशन और पॉलिसी डिस्कशन। यह कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को मजबूत करता है। तो ये था पार्ट 11 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेनेशन, आर्टिकल 245 से आर्टिकल 263 तक। आपने देखा कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर और स्टेट के बीच एक बैलेंस मेंटेन करता है, जिससे यूनिटी भी बनी रहे और स्टेट्स की ऑटोनॉमी भी। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और द लेक्स कॉमर्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।